हद तो तब हो गई जब इसने कर्नाटक के एक फॉर्मर मिनिस्टर का ही किडनैप कर दिया। कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को 108 दिनों 17 साल की उम्र से फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मर्डर करना इसका पेशा बन गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मुथुलक्ष्मी ने शादी बस इसलिए किया क्योंकि वीरप्पन की 20 सालों में आपने जितना फॉरेस्ट ऑफिसर्स नहीं देखा होगा उतना तो ये बस किडनैप करके मार दिया। चंदन की लकड़ी का स्मगलर। पुष्पा तो बस एक राइटर का इमेजिनेशन है, असली कांड तो वीरप्पन ने किए हैं। जो भी इसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताता था तो उसका सर काटकर पूरे साउथ इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वीरप्पन, द रियल लाइफ ऑफ पुष्पा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल था 18 जनवरी 1952 जब वीरप्पन कर्नाटक और तमिलनाडु के डेंस फॉरेस्ट में एक विलेज है गोपीनाथ, ये वहीं पे पैदा होता है। ऐसा मुझे रिसर्च करते वक्त पता चला कि इसके गांव में सलवई गोंडर नाम का एक व्यक्ति जो हाथी और चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करता था। सलवई गोंडर से ही इंस्पायर्ड होकर वीरप्पन चंदन की स्मगलिंग और हाथी के दांत के स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है और महज 14 साल की एज में हाथी का शिकार करता है और 17 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर एक फॉरेस्ट ऑफिसर का करता है। अपने इनिशियल डेज में अपने चाचा सलवई गोडर के साथ में ये काम करता था। इसके बाद ये अपना एक अलग गैंग का शुरुआत करता है क्योंकि इसका जो निशाना था शिकार करने का वो ग्रुप में सबसे ज्यादा बेहतर था, जिसके वजह से वीरप्पन का नाम तेजी से फैलने लगा। जब ये हाथी का शिकार करता था तो सीधे हाथी के सर में पॉइंट करके मारता था, जिसकी वजह से एक गोली में ही हाथी की जान चली जाती थी और ऐसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चला गया। 70s के आसपास ये अपना खुद का एक गैंग बनाता है जिसमें 95 से 100 लोग शामिल होते हैं। हाथी के दांत का स्मगलिंग काफी तेजी से ये करने लगा और जो डील्स वगैरह होते थे वो भी अब ये खुद करता था। एक बार क्या होता है कि वीरप्पन 2 फोटो जर्नलिस्ट को फॉरेस्ट ऑफिसर समझकर किडनैप कर लेता है। उन दोनों को एक हफ्ते तक रस्सी से बांध कर रखता है। जब जर्नलिस्ट बाहर आते हैं और बताते हैं कि वीरप्पन को वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसे जंगल का हर कोना कोना उसको पता है, वो कई तरह के जानवरों का आवाज निकाल लेता है, उसे पेड़ पौधों की काफी अच्छी जानकारी है। वीरप्पन जर्नलिस्ट को ये भी कहता है कि मैं डाकू नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैंने ऐसा रक्षक अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा जिसने 25 सालों में 2000 से 3000 हाथियों को मार दिया उसके दांत के स्मगलिंग करने के लिए। जब कोई फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फिर कोई आम लोग उसके बीच आता था तो वो गोली मारकर उसका हत्या कर देता था। 1989 में बेगुर फॉरेस्ट रेंज के 3 ऑफिसर्स को ये बेहद ही बेरहमी से मार देता है। तीनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बॉडी अलग अलग जगहों पे मिलता है। इसने बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। 1990 में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर देता है। विकिपीडिया का आप ये रिपोर्ट देखो जिसमें वीरप्पन ने 184 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें आधा से ज्यादा तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स थे। जब किसी जंगल से 2000-3000 हाथियों को मार दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जंगल में हाथियों की संख्या कम हो जाएगी, जंगल में हाथी दिखना बंद हो जाएंगे और ऐसे में गवर्नमेंट एक्शन लेती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972 के तहत हाथी के दांत का डोमेस्टिक ट्रेड को बैन कर दिया गया। ऐसे में वीरप्पन का जो बिजनेस था वो ठप पड़ने लगा, उसको लॉस होने लगा। सो अब हाथी के दांत का स्मगलिंग को छोड़कर चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करना शुरू कर देता है। 1980 से 2000 के बीच वीरप्पन 10,000 टन सैंडलवुड का स्मगलिंग करता है, 143 करोड़ का। सैंडलवुड स्मगलिंग का जो वीरप्पन का जो गैंग था उसमें अप्रोक्स 200 से 300 लोग थे। दोस्तों जानते हो भारत में चंदन की लकड़ी को काटना या फिर उसको बेचना इल्लीगल है, इस पर हक सिर्फ उस राज्य की सरकार का होता है। लेकिन वीरप्पन का कहना था कि इसमें सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हमारा भी हक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक की गवर्नमेंट वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है 1990 में। आप एक चीज नोटिस करना कि जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से होता है, पार्टियों से होता है, उनका काफी अच्छा रिलेशन होता है पुलिस वालों से, जिसकी वजह से वो अपने नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन वीरप्पन के साथ ऐसा नहीं था। वो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट था, इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंटली ये सबसे पंगा लेता था और अपने नेटवर्क को ये चला रहा था। लेकिन जो स्पेशल टास्क फोर्स थी
वो वीरप्पन को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि जंगल में छिपने में वीरप्पन उनसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट था। 1991 में पी श्रीनिवास जो एक इंडियन आईएफएस ऑफिसर्स थे, उन्हें एसटीएफ का हेड बनाया गया। पी श्रीनिवास लोगों को टॉर्चर करना, जबरदस्ती लोगों से वीरप्पन के बारे में पूछना, जबरदस्ती पूछताछ करना, मारपीट की बजाय लोगों के दिल में जगह बनाए, गाँव के लिए सड़क, मंदिर, पीने का पानी, गरीबों के लिए घर बनवाएं। इन सारे काम को करने के लिए गवर्नमेंट फंड का ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक मास्टर प्लान था ताकि लोगों के बीच अपना एक नेटवर्क बना सकें, ताकि वीरप्पन के बारे में इन्हें जानकारियां मिलती रहे। और वीरप्पन को पकड़ने के लिए लोगों ने मदद भी किया। एक दिन वीरप्पन के लोगों ने इन्फॉर्मर्स को पुलिस की जीप में घूमते हुए देख लिया। जब ये न्यूज वीरप्पन के पास पहुंची, उस इन्फॉर्मर का सर काटकर पूरे गांव में घुमाया। ये सब देखने के बाद किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई अगली बार पुलिस वाले को वीरप्पन की जानकारी दे। जब वीरप्पन की बहन मारी ने सुसाइड किया तो उसका जो गुस्सा था और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अपनी बहन मारी की सुसाइड के पीछे वीरप्पन ने श्रीनिवास को दोषी ठहराया। वो पहले से ही श्रीनिवास द्वारा अरेस्ट किया गया। उसका जो डील था वो श्रीनिवास ने कैंसिल कर दिया और गुस्से में अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो निकल पड़ा। श्रीनिवास को ट्रैप करने के लिए वीरप्पन ने एक चाल चली। उसने ये श्रीनिवास को मैसेज दिया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। श्रीनिवास एक्साइटेड होकर जंगल में गए वीरप्पन को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही श्रीनिवास जंगल में पहुंचते हैं, वीरप्पन उसे शूट कर देता है। श्रीनिवास को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। वीरप्पन के लिए पुलिस ऑफिसर्स को मारना, थाने में आग लगा देना, आईपीएस ऑफिसर्स को मारना उसके लिए आम बात थी। 1993 में कोलातपुर विलेज में एक इंसिडेंट होता है। ये अपना खुद का पोस्टर लगाकर खुद को पकड़वाने के लिए गोपाल कृष्ण को ललकारने लगा। पोस्टर के बहकावे में आकर गोपाल कृष्ण 22 लोगों के साथ 2 गाड़ियों में वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वीरप्पन को ये पहले से पता था कि गोपाल कृष्णन किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। वीरप्पन रास्ते में लैंडमाइन को बिछवा देता है। जब गाड़ी लैंडमाइंस के पास पहुंचती है, जब लैंडमाइंस के ऊपर चढ़ती है तो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी सामने पहुंचती है, उसको उड़ा दिया जाता है और उस गाड़ी में 22 लोग थे और पूरे 22 लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि गोपाल कृष्ण पीछे वाली गाड़ी में थे तो वो बच जाते हैं, लेकिन वो बम धमाके में पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इसे ऑलमोस्ट टेररिस्ट अटैक समझा जा रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट एक बार फिर से ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है। गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उनसे पूछताछ करने लगी। वीरप्पन को जो लोग राशन देते थे उन्हें भी पकड़कर उनसे भी पूछताछ की गई और धीरे धीरे ज्वाइंट एसटीएफ वीरप्पन के ठिकानों के बारे में सक्सेसफुली पता लगा लेती है। एसटीएफ की तरफ से एम्ब्यूज अटैक हुआ वीरप्पन के गैंग पर। इस अटैक में उस गैंग का 157 लोग मारे गए। मतलब वीरप्पन इतना ज्यादा लकी था कि जिस समय ये अटैक हुआ उस समय वीरप्पन वहां पे नहीं था, किसी काम से वो बाहर गया हुआ था। गैंग के सारे मेंबर अरेस्ट हो गए, इंक्लूडिंग इसकी पत्नी भी। 1990 में वीरप्पन मुथुलक्ष्मी नाम की एक औरत से शादी करता है। मुथुलक्ष्मी वीरप्पन के मूंछों की बड़ी दीवानी थी, इसलिए उससे शादी भी करती है। क्योंकि इनकाउंटर में जो इसको गैंग के जो मेंबर थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे, तो ये स्मगलिंग अब नहीं कर सकता था। अब इसने एक नया काम शुरू किया, किडनैपिंग। कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को ये किडनैप कर लेता है। आपको लग रहा होगा इसने किडनैपिंग पैसों के लिए किया? नहीं। इवन 22 सितंबर को बेंगलुरु में हड़ताल भी हुआ। कर्नाटक की सरकार ने और पुलिस वालों ने तमिलनाडु की सरकार से मदद मांगी। दोनों मुख्यमंत्री में बातचीत हुई और ये जानने के लिए कि वीरप्पन ने राजकुमार को क्यों किडनैप किया है। गोपाल नाम के एक जर्नलिस्ट को भेजा वीरप्पन से बात करने के लिए। गोपाल को इसलिए भेजा क्योंकि ये पहले भी वीरप्पन का इंटरव्यू ले चुका है जंगल में जाकर। फिर जर्नलिस्ट जंगल में जाते हैं और वीरप्पन से बात करते हैं। उसकी 3 मांगे थी। वीरप्पन का पहला मांग था कावेरी जल विवाद से तमिलनाडु से न्याय मांगा। दूसरी मांग तमिल को कर्नाटक की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। और तीसरी मांग जेलों में बंद कुछ तमिल राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। वीरप्पन ने राजकुमार को पूरे 108 दिनों तक रखा और सही सलामत उसको रिहा कर देता है। ऐसा र्यूमर है कि राजकुमार के बदले में 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बाद साल 2002 में कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर एच नगप्पा को किडनैप कर लेता है उसके फार्म हाउस से। इस बार भी उसने पैसों के लिए नगप्पा का किडनैप नहीं किया, बल्कि कर्नाटक गवर्नमेंट से रिवेंज लेने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नगप्पा जिंदा नहीं बच पाए। 3 महीने के बाद उनकी बॉडी जंगल में मिलती है। और फाइनली 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन और उसके 3 साथियों को
तमिलनाडु एसटीएफ मार गिराती है। एसटीएफ ने कई महीनों तक वीरप्पन को ट्रैक करते रही। एसटीएफ के कुछ ऑफिसर्स गैंग में शामिल हो गए, उसके हर एक्टिविटी को बताने लगे। वीरप्पन का एज भी धीरे धीरे घटने लगा था और उसको देखने में भी काफी ज्यादा समस्याएं आने लगी। ऑपरेशन का बहाना बनाकर वीरप्पन को एम्बुलेंस में बैठाकर जंगल से बाहर ले जाया गया। जैसे ही एम्बुलेंस जंगल के बाहर पहुंचती है, ये एम्बुलेंस और कुछ नहीं, पुलिस का ही सेटअप किया हुआ एक गाड़ी था। पुलिस की गाड़ी बीच रास्ते में एम्बुलेंस को रोकती है, उसमें से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और एम्बुलेंस पर गोलियों से फायर करने लगते हैं और वहीं पे 2000 से 3000 हाथी 200 लोगों को मारने वाला वांटेड क्रिमिनल का अंत होता है।